Hi guys, as you know very well, Suraj this side. Welcome back to my YouTube channel. Today we are gonna cover the 8th chapter named Bholi, written by K.A. Abbas. This is a very interesting story. Describes about a stammering girl named Bholi. She fell down off the court in childhood, so her brain was damaged and she became a senseless girl. Even she had poke marks on her face due to attack of smallpox. That's why she lost her beauty. There is so much in the chapter to learn about. So without wasting any time, let's move on to it. चैप्टर का नाम है भोली. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन से ही भोली वॉज निग्लेक्टेड, भोली को नज़रअंदाज किया जाता था. एट होम मीन्स घर पर. तो अपने बचपन से ही, यानी कि भोली के उसके बचपन से ही उसको उसके ही घर पे नज़रअंदाज किया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. वाई डिड हर टीचर, उसकी अध्यापिका ने क्यों, वाई मीन्स क्यों, डिड हर टीचर, उसकी अध्यापिका ने टेक स्पेशल इंटरेस्ट, उसने एक विशेष रुचि ली. इन हर मीन्स उसमें. तो उसकी अध्यापिका ने उसमें एक विशेष रुचि क्यों ली. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस का मतलब अपेक्षाओं होता है, ये आशाएं. ठीक है. डिड भोली मेजर अप टू, इसका मतलब खरी उतरना. तो क्या भोली अपने अध्यापक की आशाओं में खरी उतरी. इसका मतलब ये है जैसे भोली की टीचर ने सोचा था, क्या वैसे ही भोली निकली आगे चल के. और उसमें ये भी कहना चाह रहा है कि भोली ना बचपन से ही कैसी थी, निगलेक्टेड की जाती थी, वहाँ पे उसको नज़रअंदाज किया जाता था. और उसकी अध्यापिका ने उसमें विशेष रुचि क्यों ली. ठीक है, ये सेंस है. अब देखिए, अब यहाँ पे पता चलेगा. हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था. बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. बट लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर, तो प्रत्येक व्यक्ति उसको पुकारता था भोली. क्या पुकारता था, प्रत्येक व्यक्ति वहां पे उसको भोली पुकारता था उसके बचपन से ही. ठीक है. और उसका नाम क्या था, सुलेखा था. और भोली का मतलब क्या है, द सिंपलटन. सिंपलटन मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं सीधी सादी लड़की या मूर्ख लड़की, है ना. बहुत ही एक तरीके से बहुत सीधी सादी और बहुत भोली वाली लड़की, है ना. अब देखिए, सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. सी वॉज द फोर्थ डॉटर, वो चौथी बेटी थी, ऑफ नंबरदार रामलाल. तो नंबरदार रामलाल की वो एक चौथी बेटी थी. वेन सी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 साल की थी. कॉमा का मतलब तो होता है, अगर वेन के साथ कॉमा लगता है तो इसका मतलब तो निकलता है. ठीक है. तो जब वो 10 साल की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कोट, तो वो कहाँ से गिर गई थी, खटिया पे से गिर गई थी. खटिया चारपाई कह सकते हैं. तो वो खाट पे से गिर गई थी, खटिया पे से गिर गई थी, चारपाई पे से गिर गई थी. ऑन हर हेड, अपने सिर के बल. तो जब वो 10 महीने की थी तो वो कहाँ से गिर गई थी, खटिए पे से गिर गई थी, या खाट पे से गिर गई थी, या चारपाई से गिर गई थी. जब किस अपने सिर के बल गिरी थी वो. एंड और पर शायद इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और इससे क्या हो गया था, एंड और पर शायद इट हैड डैमेज्ड, इसने क्षतिग्रस्त कर दिया था, सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उसके मस्तिष्क के कुछ भाग को. यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, देखो, कि उसका नाम सुलेखा था, लेकिन वो बचपन से ही उसको सब लोग क्या पुकारते थे, उसको भोली पुकारते थे, सिंपलटन, यानी कि मूर्ख लड़की या भोली वाली लड़की. अब भोली नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. और जब वो 10 महीने की हुई तो वो चारपाई पे से गिर गई थी अपने सिर के बल, और शायद इसने उसके दिमाग के कुछ भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया था. यानी कि इससे ही उसके दिमाग के कुछ भाग में चोट आ गई थी. ठीक है. एंड दैट वॉज वाई, यही कारण था, सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नॉन एज भोली द सिंपलटन. दैट वॉज वाई, यही कारण था, सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, कि वो एक पिछड़ी लड़की रही. रिमेन्ड माने रही, अ बैकवर्ड चाइल्ड एक पिछड़ी लड़की. पिछड़ी का मतलब जो उसकी बहनें और भी थी, जितना वो समझदार हो गई थी उतना वो समझदार नहीं हुई थी. एंड और केम टू बी नॉन एज भोली, और उसको भोली के नाम से उसको जाना गया.
द सिंपल्टन, भोली वाली। सिंपल्टन का मतलब भी भोली वाली या मूर्ख होता है। एट बर्थ, जन्म से ही, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। एट बर्थ मतलब इसका मतलब ये कि जब उसका जन्म हुआ, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वो जो लड़की थी बहुत फेयर थी, गोरी थी, एंड प्रिटी और सुंदर थी। तो जब वो उसका जन्म हुआ था भोली का, वो बहुत सुंदर थी और गोरी थी, बट लेकिन व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की हुई, कॉमा का मतलब तो होता है, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो सी हैड एन अटैक्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको चेचक का आक्रमण कर लिया, या ऐसे कह सकते हैं जब वो 2 साल की हो गई तो उसको चेचक हो गया था। चेचक एक बीमारी होती है, तो उसको चेचक हो गया था, ठीक है। ओनली द आइज वर सेव्ड, तो उसको जो चेचक हो गया था ना, ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची थी, बाकी पूरी बॉडी पे उसकी पे चेचक हो गया था, ठीक है। बट लेकिन द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स। बट लेकिन द एंटायर बॉडी, पूरा शरीर, वॉज था, परमानेंटली पूरी तरीके से, परमानेंटली का मतलब स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड कुरूप हो जाना, बुरा हो जाना, खराब हो जाना, बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स, तो गहरे काले पोक मार्क्स, चेचक के दागों से उसका जो चेहरा था स्थायी रूप से पूरा कैसा हो गया था, डिसफिगर हो गया था। डिसफिगर मीन्स बेकार हो गया था या कुरूप हो गया था या भद्दा हो गया था। द लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, लिटिल सुलेखा बोल नहीं पाती थी, टिल सी वॉज 5। तो यहाँ पे ये सेंस है टिल सी वॉज 5, जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई तो छोटी सी सुलेखा बोल नहीं सकती थी। एंड और वेन, जब एट लास्ट अंत में, सी लर्नड टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा अंत में, सी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगी। यानी कि पहले तो ये उसमें ये कहना चाह रहा है कि जन्म से वो गोरी भी थी और सुंदर भी थी, लेकिन जब वो 10 साल की हुई थी, सी वॉज 2 years ओल्ड, सॉरी, जब वो 2 साल की हुई थी तो उसको ना चेचक हो गया था और उसकी आंखें ही बच गई थी, बाकी पूरे शरीर पे स्थायी रूप से जो काले काले धब्बे होते हैं ना, उनसे उसका शरीर खराब हो गया था, बेकार हो गया था, कुरूप हो गया था। और जो छोटी सी सुलेखा है वो बोल नहीं पाई जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई, यानी कि 5 साल के होने तक वो बोल नहीं पाई। एंड और जब अंत में क्या होता है, जब वो बोलना सीखती है, सी स्टैमर्ड, तो वो कैसे बोलती है, है ना, हकला हकला के बोल रही है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। मिमिक्ड हर का मतलब क्या होता है, मिमिक माने होता है एक तरीके से किसी की नकल निकालना। सपोज करो, इफ यू आर सेइंग समथिंग, द अदर पर्सन स्पीकिंग दोज वर्ड, ठीक है, जैसे अगर आप कुछ कह रहे हो तो जो सामने वाला पर्सन है उन्हीं शब्दों को आपके शब्दों को दोहरा रहा है। तो जैसे सामने वाला कह रहा है वैसे ही बोलना, उसकी ही नकल करना, उसको मिमिक बोलते हैं। तो द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, ऑफन अक्सर, मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे, एंड और मिमिक्ड हर, और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, तो परिणाम स्वरूप तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे वही है कि छोटी सी सुलेखा जब तक 5 साल की नहीं हो गई वो बोल नहीं पाई, और अंत में क्या होता है, जब वो बोलना सीखी तो वो हकलाने लग जाती है, बोलना भी सीखी तो वो हकलाने लग गई। और दूसरे बच्चे थे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। परिणाम ये हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी, ठीक है, यानी कि परिणाम स्वरूप वो बहुत कम बोलती थी। क्या परिणाम स्वरूप, क्योंकि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 बेटियां थी। एंड और द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सब उनमें से सबसे जो जवान थी या सबसे जो छोटी थी, सॉरी, यंगेस्ट मीन सबसे छोटी, वॉज भोली, भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अब प्रॉस्पेरस मीन्स धनवान होता है, फार्मर मीन्स किसान होता है, हाउस होल्ड मीन्स घर होता है। तो ये एक धनवान किसान का घर था। एंड और देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, तो वहाँ पे देयर वॉज प्लेंटी बहुत कुछ था, टू ईट खाने के लिए, एंड ड्रिंक पीने के लिए। तो वो एक धनवान किसान का घर था, वहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ था और पीने के लिए भी बहुत कुछ था, यानी कि खाने पीने की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग,
ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चे या सभी बच्चे, एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर, वर हेल्दी, स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और ताकतवर थे। तो भोली को छोड़ के वहां पे सभी बच्चे स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द schools and later in colleges. The sons had been sent, लड़कों को भेज दिया गया था, टू द सिटी मीन्स शहर में, टू स्टडी मीन्स पढ़ने के लिए, इन स्कूल्स मीन्स विद्यालयों में, एंड और लेटर मीन्स बाद में, इन कॉलेजेस और विद्यालयों में। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो लड़के थे उनको शहर भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। पहले तो उनको स्कूल्स में भेजा गया, विद्यालयों में भेजा गया, फिर बाद में उनको महाविद्यालयों में भेजा गया। ठीक है, कॉलेजेस मीन्स विद्यालयों में, मतलब कॉलेज में भेजा गया। ऑफ द डॉटर राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में से, राधा द एल्डेस्ट सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड जिसकी शादी पहले ही हो गई थी। तो देखिए राधा जो लड़की, बहुत उसकी कितनी लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं उसमें से 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों में से राधा सबसे बड़ी थी और उसकी पहले ही शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। द सेकेंड डॉटर, दूसरी बेटी, मंगलास मैरिज, मंगला की शादी, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी बेटी जो मंगला थी उसकी शादी भी सेटल हो गई थी, मीन्स तय हो गई थी। एंड और व्हेन, जब, दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, मतलब मंगला की शादी पहले तो तय हो जाती है और फिर जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। तो रामलाल किसके बारे में सोचने लगा, तीसरी बेटी के बारे में, जिसका नाम क्या था, चंपा। तो वो रामलाल तीसरी बेटी के बारे में, चंपा के बारे में सोच रहा था, तो उसने चंपा के बारे में सोचा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, दे वर गुड लुकिंग, तो वो बहुत सुंदर दिखने वाली लड़की थी, एंड हेल्दी गर्ल्स, और हेल्दी मीन्स स्वस्थ लड़की थी वो। एंड और इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, ये कठिन नहीं था, टू फाइंड मीन्स ढूंढना या पाना, ब्राइड ग्रूम्स माने दूल्हे, फॉर देम मीन्स उनके लिए। तो इसमें ये कहना चाह रहा है जो बाकी उसकी लड़कियां थी वो सभी स्ट्रॉन्ग थी, गुड लुकिंग थी, सुंदर थी, ताकतवर थी, है ना, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना, उनके लिए उनका पति ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं था, कठिन काम नहीं था। ठीक है, बट लेकिन रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसके बारे में चिंतित रहता था, भोली के बारे में चिंतित रहता था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, सी हैड नाइदर, सी उसके पास हैड नहीं थे, नाइदर ना, तो सी हैड उसके पास नाइदर नहीं थे, गुड लुक्स मीन्स अच्छे लुक्स, नॉर इंटेलिजेंस और ना ही उसके पास बुद्धि थी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि रामलाल रामलाल भोली के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो ना तो उसके पास गुड लुक्स थे और ना ही उसके पास इंटेलिजेंस थी, यानी कि ना तो वो दिखने में सुंदर थी और ना वो होशियार थी एक तरीके से। ठीक है, देखिए ये रामलाल हैं और ये उनकी वाइफ हैं, ये उनकी बेटी होगी, और ये जो है ये सबसे छोटी लड़की है, भोली है जिसका नाम। अब देखिए, भोली वॉज 7 years old, भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। तो भोली 7 साल की थी, भोली वॉज 7 years old, भोली 7 साल की थी when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, उसी साल, अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक पाठशाला या एक प्राथमिक विद्यालय, फॉर गर्ल्स मीन्स लड़कियों के लिए, वॉज ओपन, खोला गया, इन देयर विलेज, उनके गांव में। तो लड़की भोली 7 साल की थी जब उसकी बहन मंगला की शादी हुई, और उसी साल एक प्राथमिक विद्यालय या एक प्राथमिक पाठशाला लड़कियों के लिए खोला गया था उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहिब केम मीन्स आए थे या पधारे थे, टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इसका उद्घाटन समारोह करने के लिए। तहसीलदार साहिब वहां पे पधारे थे इसका उद्घाटन समारोह करने के लिए, केम मीन्स पधारे थे, परफॉर्मेंस करने के लिए, इट्स ओपनिंग सेरेमनी इसका उद्घाटन समारोह, मतलब खोलने का जो उद्घाटन होता है वो आए थे वहां पे। कौन, तहसीलदार साहब। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एज माने के रूप में, अ मीन्स एक, रेवेन्यू ऑफिशियल राजस्व अधिकारी, तो एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव, तुम प्रतिनिधि हो, ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स सरकार के, इन द विलेज मीन्स गांव में।
राजस्व अधिकारी के रूप में आप सरकार के प्रतिनिधि हो गांव में, एंड और सो इसलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द प्लेजर्स, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, तुमको एक उदाहरण बनना होगा या आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, टू द प्लेजर्स मीन्स गांव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुमको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। तो इसका पूरे का सेंस दोबारा देख लेते हैं। भोली 7 साल की थी जब उसकी मंगला की शादी हुई, और जब उसकी मंगला बहन की शादी हुई उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था गर्ल्स के लिए उनके विलेज में। तहसीलदार साहब ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ पे आए थे, ठीक है, और उन्होंने रामलाल से कहा कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल आप रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के गांव में, तो आपको एक उदाहरण देना होगा गांव वालों के लिए, तो आप क्या करिए अपनी बेटियों को स्कूल भेज दीजिए, ठीक है। वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं तहसीलदार साहब, क्योंकि वो एक रेवेन्यू ऑफिशियल थे, यानी कि एक राजस्व अधिकारी थे। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह ली, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह ली, शी क्राइड, वो चिल्लाती है, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, इफ के साथ अगर ये कॉमा होता है तो यहाँ पे इफ का मतलब अगर या यदि होता है, और इस कॉमा का मतलब तो होता है, ठीक है। इफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, कमा, तो हु विल मैरी देम, तो उनसे कौन शादी करेगा, ठीक है। तो उस रात, वैसे कि देखो तहसीलदार साहब ने उनसे कहा था रामलाल से कि आप एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो आप ऐसा करिए, आप अपनी बेटियों को स्कूल जाने के लिए पढ़ने के लिए भेज दीजिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को अब वो अपनी वाइफ से कंसल्ट करते हैं, अपनी वाइफ से सलाह लेती हैं, तो उनकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्या आप पागल हो गए हो कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, ठीक है। बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज, रामलाल में साहस नहीं था, टू डिसओबे मीन्स उल्लंघन करने का, द तहसीलदार मीन्स तहसीलदार, तो तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने का रामलाल में साहस नहीं था, यानी कि उनमें इतना साहस नहीं था कि तहसीलदार की आज्ञा का वो पालन ना करें, ठीक है, वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, उनकी पत्नी ने कहा, अंत में उनकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगी, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो, एज इट इज, एज मीन जैसा, इट इज यह है, यानी कि जैसा कि यह स्पष्ट है, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, देयर इज लिटिल चांस, बहुत कम चांस है या बहुत कम मौका है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, मैरिड की उसकी शादी हो जाए, ठीक है। तो वो कह रही है कि ऐसा करो, आप भोली को स्कूल भेज दो, और जैसा कि यह स्पष्ट है कि बहुत कम चांस है कि भोली की शादी हो जाए, विद हर अगली फेस, उसके बदसूरत चेहरे के साथ, क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत है, एंड लेक ऑफ सेंस, और उसमें सेंस की कमी है, यानी कि वो सेंसलेस है, यानी कि एक तरीके से वो मूर्ख भी है और उसका चेहरा खराब है। तो वो ये कह रही है, ऐसा करो, आप भोली को स्कूल भेज दो, और जैसा कि ये स्पष्ट है कि उससे शादी कोई करने वाला है नहीं, तो आप ऐसा करो, उसको भोली को स्कूल ही भेज दो। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो अध्यापकों को, लेट मीन्स दो या दीजिए, द टीचर्स मीन्स अध्यापकों को, एट स्कूल मीन्स स्कूल पर या विद्यालय पर, वरी मीन्स चिंता करने, अबाउट हर उसके बारे में, उसके बारे में स्कूल में अध्यापकों को चिंता करने दो, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल, भोली वॉज फ्राइटेंड। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली, रामलाल ने भोली को पकड़ा, बाय द हैंड मीन्स हाथ से, या ऐसे कह सकते हैं रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगी। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डरी हुई थी। शी डिड नॉट, ये रामलाल हैं, ये भोली हैं, और ये उनका स्कूल बना है, और यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल किस प्रकार का होता है, ठीक है, वो ये नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है, किस प्रकार का होता है। शी रिमेम्बर्ड, उसको याद था, शी रिमेम्बर्ड, उसको याद था या उसको याद आया, हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड,
देखो, तो उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है, सी रिमेम्बर्ड, उसको याद आ गया या उसको याद था। हाउ मीन्स कैसे, अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी पुरानी गाय को या उनकी बूढ़ी गाय को ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड और बेच दिया गया था। ठीक है, तो उसके पिताजी उसका हाथ पकड़ते हैं और वो कहते हैं चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। तो भोली यहाँ पे डर गई थी। क्यों डर गई थी? कि वो ये सोच रही है पता नहीं पिताजी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि उसको ये भी याद आ गया था कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, उनकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये विचार है कि पापा कुछ मेरे साथ भी ऐसा करने वाले हैं, तो वो इस चीज से डरी हुई थी। ठीक है, और वो स्टेमर करती है, वो हकलाती है, तो इसीलिए उसके वर्ड हैं न न न न, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। ग्रिप मीन्स पकड़ होती है, तो वो कह रही है नहीं नहीं नहीं। शी शाउटेड, वो चिल्लाती है, इन टेरर मीन्स डर में, तो वो डर से चिल्लाती है और वो क्या कहती है, नहीं नहीं, ये मतलब डरते हुए वो कौन से शब्द निकाल रही है, नहीं नहीं। एंड और पुल्ड हर हैंड, और अपने आप हाथ को खींच लेती है, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिता की पकड़ से। तो उनके पिताजी ने उसका भोली का हाथ पकड़ रखा था, तो वो डरे हुए ये कह रही है नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वो डर से चिल्लाती है और अपने पिता के हाथों से अपना हाथ को छिना लेती है, ठीक है, दूर कर लेती है। What's the matter with you? You fool, shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? अब देखिए, what's the matter with you, इसका मतलब है कि तुम्हें क्या हो गया है, you fool, मूर्ख। तो रामलाल कह रहे हैं तुम्हें क्या हो गया है मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं, यानी कि रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं मूर्ख तुम्हें क्या हो गया है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ, या मैं तुम्हें केवल स्कूल या विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन फिर क्या होता है, ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। तो उसके पिता रामलाल अपनी वाइफ से कहते हैं कि लेट हर वियर, उसको पहना दो, सम डिसेंट क्लॉथ्स, कुछ अच्छे कपड़े, डिसेंट मीन्स अच्छे या सुंदर बोल सकते हैं, टुडे मीन्स आज। तो रामलाल अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि उसे कुछ अच्छे से सुंदर से कपड़े पहना दो आज। और एल्स का मतलब होता है वरना या अन्यथा या नहीं तो। वरना व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, थिंक ऑफ अस का मतलब हमारे बारे में सोचना। व्हाट मीन्स क्या, विल द टीचर्स एंड द अदर गर्ल्स थिंक ऑफ अस, तो इस लाइन का मतलब ये है कि अध्यापक और दूसरी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी, व्हेन दे सी हर, जब वो उसको देखेंगे। यानी कि वहां पे जब वो उसको स्कूल ले जाएंगे, तो पहले यहाँ पे मेंशन हुआ था कि उसके लिए सॉरी, यहाँ पे ये होता है कि भोली के लिए कोई भी नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं, वो पागल सी रहती है, मूर्ख जैसी रहती है, और वो बदसूरत सी है, इसीलिए भोली भोली की उनके घर पे कोई केयर नहीं करता है। तो अब क्या होता है, वो ये भी सोच रहे हैं कि इसकी शादी होने वाली तो है नहीं, तो ऐसा करो आप इसको स्कूल भी ले जाओ। और जैसा कि आपको ये भी पता है, तहसीलदार साहब ने कहा भी था कि आपको ये एग्जाम्पल सेट करना है गांव वालों के लिए, आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को स्कूल के लिए भेजो। ठीक है, तब वो स्कूल ले जा रहे हैं, तो वही है, वहां पे उसको अच्छे से कपड़े पहना देती हैं। और पहनाते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे उनको अपनी इज्जत की पड़ रही है रामलाल को। वो कह रहे हैं कि अध्यापक और दूसरी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो उसको देखेंगी कि इसको कैसे कपड़े पहनाते हैं, इसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। क्योंकि रामलाल की जो इज्जत थी गांव में बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब देखिए, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। न्यू क्लॉथ्स मीन्स नए कपड़े, हैड नेवर बीन मेड कभी नहीं बनवाए गए थे, फॉर भोली मीन्स भोली के लिए। तो नए कपड़े भोले के लिए कभी नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, ओल्ड ड्रेसेस पुराने कपड़े या पुरानी पोशाकें, ऑफ हर सिस्टर्स उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें या पुरानी ड्रेस हैं, वर पास्ड ऑन टू हर,
तो उसको दे दी जाती थी, यानी कि पास कर दी जाती थी। पुरानी कपड़े, जो पुरानी ड्रेसेस होती थी उसकी बहनों की, उसको दे दी जाती थी, उसको पास कर दी जाती थी, और होली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। ठीक है। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। नो वन केयर्ड, किसी ने परवाह भी नहीं करी थी, या कोई परवाह भी नहीं करता था। टू मेंड माने सुधारने का, और वॉश मीन्स धोने का, हर क्लॉथ्स मीन्स उसके कपड़ों को। तो उसके कपड़ों को धोने या उनको सुधारने की कोई परवाह भी नहीं करता था, यानी कि उसके अगर कपड़े गंदे हैं तो कोई परवाह नहीं करता था कि उनको धोए। अगर उसके कपड़े फटे पुराने हैं तो कोई भी ये परवाह नहीं करता था कि उनको मेंड करे, उनको सुधार दे, उनको रिपेयर करा दे। बट लेकिन टुडे मीन्स आज, सी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunken आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। अब देखिए, लेकिन आज सी वॉज लकी, वो भाग्यशाली थी, टू रिसीव मीन्स प्राप्त करके, अ क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरी ड्रेस, विच जो हेड श्रंक सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स कई बार धोने के बाद। तो वो आज बहुत लकी होती है क्योंकि उसको एक क्लीन ड्रेस मिल जाती है, एक साफ सुथरी ड्रेस मिल जाती है जो सिकुड़ गई थी, यानी कि जो ड्रेस थी वो सिकुड़ गई थी कई बार धोने के बाद। एंड और नो लॉन्गर मीन्स अब और अधिक नहीं, फिटेड मीन्स फिट बैठती है, चंपा मीन्स चंपा के। तो जो ड्रेस थी भोली को दी गई थी वो चंपा के अब फिट नहीं बैठती है, चंपा को वो आती नहीं है। ठीक है। या हो ऐसे कह सकते हैं, चंपा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो छोटी हो गई है उसकी ड्रेस, तो वो भोली को दे दी गई थी, लेकिन वो क्लीन ड्रेस थी। और इससे पहले क्या था, भोली को कपड़े पहनाए जाते थे लेकिन फटे पुराने पहनाए जाते थे और गंदे कपड़े पहनाए जाते थे, और कोई भी व्यक्ति इतना उसके बारे में नहीं सोचता था कि उसके कपड़े को धो दिया जाए या उसके कपड़ों को अच्छे से रिपेयर वगैरह करा दी जाए। सी वॉज इवन बेथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर। सी वॉज इवन बेथड, उसको देखो नई ड्रेस तो दी गई थी, सॉरी क्लीन ड्रेस दी गई थी, और उसको नहलाया भी गया। ठीक है। एंड और ऑयल वॉज रब्ड, रब्ड मीन्स वैसे रगड़ना होता है। ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई, ड्राई मीन्स सूखे, मेटेड मीन्स उलझे हुए, हेयर मीन्स बाल। तो वो उसको नहलाया गया और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। ठीक है। ओनली देन, केवल तभी, did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। अब क्या हो रहा है देखो, पहले क्या होता था कि उसके लिए कोई भी अच्छे से कपड़े नहीं दिलाए गए थे, कभी भी नए कपड़े नहीं दिलाए गए थे, बोली को पुरानी ड्रेसेस ही दी जाती थी उसकी बहनों की, उसको पहनने के लिए, और कोई परवाह भी नहीं करता था कि वो गंदे कपड़े पहन रही है या फटे हुए कपड़े पहन रही है। ठीक है। और आज उसको एक क्लीन ड्रेस मिलती है। ठीक है। जो कई वॉशिंग्स के बाद सिकुड़ गई थी। ठीक है। जो चंपा को अब फिट नहीं बैठती है, अब उसको नहलाया भी गया, उसको उसके सूखे बालों में, उसके उलझे हुए बालों में तेल भी लगाया गया। तो फिर क्या होता है, ओनली देन, केवल तभी क्या होता है, उसको विश्वास होना शुरू हो जाता है कि सी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस, कि उसको एक ऐसे स्थान पे लिया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से बेहतर है। डिड सी बिगेन टू बिलीव, उसको बिलीव होने लग गया, उसको विश्वास होने लग गया, दैट कि सी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस, कि वो उसको एक ऐसे स्थान पे ले जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से अच्छा है। ठीक है। क्योंकि उसकी इतनी केयर करी जा रही है आज, इससे पहले उसकी केयर नहीं करी जाती थी, तो इसीलिए उसको बिलीव हो जाता है कि उसको एक अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी गाय को ले जाया गया था, लक्ष्मी को, और उसको बेच दिया गया था, लेकिन मुझे तो कहीं अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है, उसको ये बिलीव हो गया। अब देखिए, वेन दे रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंच गए, कमा, तो द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, जो बच्चे थे पहले से ही अपने क्लासरूम्स में थे। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, क्लासरूम्स मीन्स कक्षा में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हर डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल हैंडेड ओवर सौंप देता है, रामलाल सौंप देता है, हर सिस्टर मीन्स अपनी बेटी को, टू द हेड मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस यानी कि जो एक तरीके से प्रधानाचार्य होती है, जो भी हेड मास्टर नहीं होती है उनको हेड मिस्ट्रेस मीन्स, हेड मास्टर कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, और जो फीमेल होती है वो हेड मिस्ट्रेस होती है। ठीक है। तो वही सेंस है कि रामलाल अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को सौंप देते हैं, उनके हाथों में थमा देते हैं। लेफ्ट अलोन, उसको वहीं अकेला छोड़ जाते हैं, या वो अकेली रह जाती है बोली। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की, पुअर गर्ल मीन्स बेचारी लड़की, लुक्ड
देखती है अबाउट इधर उधर, हर मीन्स अपने, तो अपने इधर उधर या अपने चारों ओर वो अपनी बेचारी लड़की देखती है विद फियर लेडन आईज, डरी हुई आंखों से, ठीक है। देयर वर सेवरल रूम्स, कई, वहां पे क्या थे, देयर वर सेवरल रूम्स, कई कमरे थे स्कूल में, एंड और इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, एंड और इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स मीन्स लड़कियां, लाइक हर उसके जैसी, स्क्वेटेड मीन्स बैठी हुई थी, ऑन मैट्स मीन्स चटाइयों पे, रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से वो पढ़ रही थी, और राइटिंग या लिख रही थी, ऑन स्लेट्स मीन्स स्लेटों पे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्ट्रेस भोली से पूछती हैं, टू सिट डाउन, बैठ जाओ, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, इन वन, एक, ऑफ द क्लासरूम्स, तो क्लासरूम में, एक क्लासरूम में वो बैठे हुए हैं, तो वो ये कह रही हैं भोली से कि ऐसा करो, किसी क्लासरूम के एक कोने में बैठ जाओ, ठीक है। अब दोबारा देख लेते हैं, वो स्कूल पहुंच गए, रामलाल, सॉरी, व्हेन दे रीच्ड स्कूल, जब वो स्कूल पहुंच गए, बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठे हुए थे, कक्षा में बैठे हुए थे, रामलाल ने अपनी बेटी को, हेड मिस्ट्रेस को थमा दिया, अकेला छोड़ के उसको, या वो अकेली रह गई बेचारी लड़की, इधर उधर देखती है, अपने चारों ओर देखती है डरी हुई आंखों से, और वहां पे बहुत सारे कमरे थे, प्रत्येक कमरे में लड़कियां बैठी हुई थी, पालथी मार के चटाइयों पर, वो किताबों से कुछ पढ़ रही थी या स्लेट्स पे कुछ लिख रही थी वो, और हेड मिस्ट्रेस क्या करती हैं, भोली से पूछती हैं या भोली से कहती हैं कि बैठ जाओ कोने में, क्लासरूम के या कक्षा के कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, तो इस पूरी लाइन का यहाँ तक मतलब ये है कि भोली ये नहीं जानती थी कि स्कूल किस प्रकार का होता है, स्कूल क्या होता है, स्कूल कैसा होता है, और वहाँ पे क्या होता है स्कूल में, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। बट लेकिन सी वॉज ग्लैड, वो खुश थी, टू फाइंड मीन्स पाकर, सो मैनी गर्ल्स, कई लड़कियों को, ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज, जो उसके ही उम्र की थी, उसके खुद के उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, वहाँ पे उपस्थित। तो भोली इस बात से खुश थी कि उसको बहुत सारी लड़कियां मिल गई थी जो लगभग उसी की एज की थी, वहां पे वो लड़कियां उपस्थित थी, इस चीज को देख के भोली बहुत बहुत खुश थी। सी होप्ड दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, सी होप्ड, उसको आशा थी, दैट की, वन ऑफ दिस गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई एक, ऑफ यहाँ पे में से का सेंस निकलता है, सी होप्ड दैट, उसको आशा थी कि, वन मीन्स एक, ऑफ मीन्स में से, दिस गर्ल्स मतलब इन लड़कियों में से, इन लड़कियों में से कोई एक लड़की, माइट बिकम, शायद बन जाएगी, हर फ्रेंड मीन्स उसकी मित्र, तो उसको ये आशा थी कि इन लड़कियों में से कोई मित्र बन जाएगी उसकी, कोई एक लड़की। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास was saying something to the girls, but Bholi could not understand, sorry, Bholi could understand nothing. द लेडी टीचर, जो लेडी टीचर थी, जो अध्यापिका थी, हु, जो, वॉज थी, इन द क्लास मीन्स क्लास में या कक्षा में, वॉज सेइंग समथिंग, कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट लेकिन, भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली को कुछ भी समझ नहीं आया, या भोली कुछ नहीं समझ पाई। तो वहां पे अध्यापिका थी, क्लास में, कक्षा में, वो कुछ लड़कियों से कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स of the wall, the colors fascinated her, the horse was the horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing beside her, by her side, smiling at her. अब देखिए, तो वहां पे जो अध्यापिका थी, वो कुछ कह रही थी कक्षा में, लड़कियों से कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आया। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो पिक्चर्स को देख रही थी, तस्वीरों को देख रही थी, ऑन द वॉल्स मीन्स दीवारों पे, तो वहां पे कक्षा में दीवारों पे तस्वीरें बनी हुई हैं, वो उनको देख रही थी, ठीक है। द कलर्स फैसिनेटेड हर, कलर्स मीन्स रंग, रंगों ने, फैसिनेटेड मीन्स लुभा दिया, या हर माने उसको, तो जो कलर्स थे, जो रंग थे, उसको लुभा रहे थे, यानी कि उसको आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। द हॉर्स वॉज ब्राउन, हॉर्स कैसा था, ब्राउन था, जस्ट लाइक द हॉर्स, ठीक उसी घोड़े जैसा, ऑन विच, जिस पे, द तहसीलदार हैड कम,
तहसीलदार आए थे या तहसीलदार पधारे थे टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव का भ्रमण करने के लिए। ठीक है, तो वो उन पिक्चर्स को देख के, उन तस्वीरों को देख के, उन पिक्चर्स को देख के क्या करती है, जो दीवारों पे थी वो कलर्स क्या कर रहे थे, उसको फैसिनेट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। और जो वहां पे घोड़ा था वो ब्राउन था, उसी के तरीके, उसी जैसा ब्राउन था जिस घोड़े पे तहसीलदार उसके गांव में आए थे भ्रमण करने के लिए। और द गॉट वॉज ब्लैक, और जो बकरी थी वो काली थी, लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर, जो उनके पड़ोस में कोई बकरी होगी उसी बकरी की तरह काली थी वो बकरी जो दीवार पे बनी हुई थी। और पड़ोस में बकरी, किसके पड़ोस में बकरी थी, वो भोली के पड़ोस में बकरी थी। ठीक है, द पैरेट वॉज ग्रीन, जो तोता था वो हरा था, लाइक द पैरेट्स, उन तोतों की तरह, सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो उसने आम के बगीचे में देखे थे। ठीक है, तो वहां पे क्या करती हैं, जो भोली है वो पिक्चर्स की तरफ देख रही है दीवार पे, और वहां पे कलर उसको फैसिनेट कर रहे हैं, उसको लुभा रहे हैं, उसको आकर्षित कर रहे हैं। और जो वहां पे घोड़ा भी बना हुआ था ब्राउन कलर का, और वो ऐसा ब्राउन था जिसपे तहसीलदार आए थे बैठकर उसके गांव में। ठीक है, और वहां पे बकरी भी थी काली सी, और जो उस बकरी के जैसी थी, जो भोली के पड़ोस में कोई बकरी होगी उसके जैसी काली थी। ठीक है, अब फिर क्या होता है, उसको एक तोता भी दिख जाता है, वो बिल्कुल ऐसा आ रहा था जो तोते उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखे थे, यानी कि आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो गाय थी वो उनकी लक्ष्मी की भांति थी, उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस, भोली ने ध्यान दिया, दैट की द टीचर वॉज स्टैंडिंग, टीचर खड़ा हुआ है, यानी कि टीचर खड़ी हुई हैं, बाय हर साइड, उनके बगल में, स्माइलिंग एट हर, और उस पर हंस रही हैं। तो देखो भोली बहुत छोटी सी है, वो कहाँ देख रही है, पैरेट को देख रही है, गॉट को देख रही है, काऊ को देख रही है, हॉर्स को देख रही है। ठीक है, और वहां पे जो बहुत सारे कलर्स थे उनको, उसको फैसिनेट कर रहे थे, उसको लुभा रहे थे। तो अचानक क्या होता है, भोली ने ये नोटिस किया, भोली ने ये देखा कि जो अध्यापिका हैं उसके बगल में खड़ी हुई हैं और उसको देख के मुस्कुरा रही हैं अध्यापिका। यहाँ पे अध्यापक का, जो भी टीचर हैं, लेडी टीचर हैं, उनका भी नेचर ठीक है। नेचुरली क्या होता है, अगर हम कहीं भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो टीचर्स क्या करते हैं, हमारी पिटाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक गुड नेचर की टीचर है। ठीक है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, आपका नाम क्या है छोटी बच्ची। ब भो भो सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। अब देखो वो टीचर क्या पूछती है, आपका नाम क्या है छोटी बच्ची, लिटिल वन मीन्स छोटी बच्ची। तो टीचर क्या कर रही है, उसकी तरफ देख रही है और उससे उसका नाम पूछ रही हैं। तो जैसा कि आपको बताया है, वो स्टेमर करती है, वो हकलाती है, तो वो 3 वर्ड बोलती है, भ भो भो, ये बोलती है वो अपने मुंह से। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, उससे अधिक वो नहीं हकला पाई, या उससे अधिक वो नहीं बोल पाई, क्योंकि वो हकला रही थी। ठीक है, देन फिर सी बिगेन टू क्राई, फिर वो उसने रोना शुरू कर दिया, फिर वो रोने लग गई। एंड और टीयर्स, आंसू, फ्लोड मीन्स बह गए, फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से, इन अ हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय, फ्लड मीन्स वैसे बाढ़ होती है। तो यहाँ पे ये सेंस है कि उसने 3 वर्ड अपने मुंह से निकाले, भ भो भो, भोली वो कहना चाह रही थी लेकिन वो कह नहीं पाई। इससे ज्यादा जो 3 वर्ड हैं, इससे ज्यादा वो कुछ कह नहीं पाई, या इससे ज्यादा वो हकला नहीं पाई। फिर क्या होता है, वो रोने लग जाती है, फिर उसकी आंखों से इतने आंसू आते हैं, इतने आंसू आते हैं कि बहुत सारे आंसू आते हैं। इन अ हेल्पलेस फ्लड, मतलब असहाय फ्लड में आते हैं उसकी आंखों से आंसू। ठीक है, बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे उसकी आंखों से। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जब वो अपने कोने में बैठी हुई थी तो उसका जो सिर था वो कैसे था, डाउन था, नीचे की ओर था, वो अपने सिर को नीचे की ओर झुकाए हुए थी और वो कोने में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसने ऊपर देखने का साहस नहीं किया। एट द गर्ल्स मीन्स लड़कियों पे, हु मीन्स जो लड़कियां, सी न्यू वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी भी उस पर हंस रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैडम उसका नाम पूछती है कि बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, तो वो 3 वर्ड बोलती है, भ भो भो, इतना वो बोल पाती है। तो इससे ज्यादा वो नहीं हकला पाती है, इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, भोली रोना शुरू कर देती है और बहुत सारे उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और शर्म से क्या होता है, वो अपने हेड को डाउन किए हुए है, अपने हेड को झुका झुका के बैठी हुई है वहां पे वो कोने में। ठीक है, और ऊपर देखने का साहस नहीं करती हैं लड़कियों की तरफ, जो लड़कियां उस पर अभी भी हंस रही थी और वो जानती थी। ठीक है,
When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. All the girls, सभी लड़कियां scurried out of the classroom, क्लासरूम से भाग के बाहर आ गई या दौड़कर बाहर आ गई, ठीक है, जल्दी से बाहर आ गई। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां दौड़कर या भागकर या जल्दी से कक्षा से बाहर आ जाती हैं, बट लेकिन भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर। भोली मीन्स भोली ने, डेयर्ड मीन्स साहस किया, नॉट मीन्स नहीं, लीव मीन्स छोड़ने का, हर कॉर्नर मीन्स अपने कोने को। तो भोली ने अपने कोने को छोड़ने का साहस नहीं किया, बल्कि सभी लड़कियां वहां से भाग के क्लास से बाहर आ गई थी। वो यानी कि भोली अभी भी अपने कोने में बैठी हुई है। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका जो सिर था अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन शोबिंग, केप्ट ऑन मीन्स जारी रखना, शोबिंग मीन्स सिसकना, तो वो सिसक सिसक के रो रही थी, उसने सिसकना जारी रखा अपना, सिसक सिसक के रो रही है वो। भोली मीन्स भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। अब देखिए नेचुरली जो रामलाल थे वो उसके बच्चे थे, 7 बच्चे थे, जिसमें शायद आपको जैसा कि बता दिया है उसमें 3 तो उसके लड़के होते हैं, 4 लड़कियां होती हैं। ऑलरेडी 3 लड़कियों की उसकी शादी हो जाती है, और जिस लास्ट वाली लड़की की जब शादी होती है उसी साल स्कूल खोला गया था उसमें, ठीक है। तो उसी स्कूल में वो भोली पढ़ने के लिए आई है, ठीक है। तो भोली को इतना बताया भी गया था, उसको ज़्यादातर घर पे इग्नोर ही किया जाता था, उसको कोई उस पर नोटिस नहीं करता था, क्योंकि वो बदसूरत सी हो गई थी और वो थोड़ी सी पागल सी भी थी, क्योंकि जब वो छोटी थी वो खटिया पे से गिर गई थी, खाट पे से गिर गई थी, या फिर चारपाई पे से गिर गई थी, ठीक है। तो उससे कोई अच्छे से भी नहीं बात करता था भोली से, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बहुत बड़ी लाइन है, देखो, भोली, उन्होंने टीचर ने कहा भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड शूदिंग, शूदिंग मतलब आराम पहुंचाने वाली, पीड़ा मिटा देने वाली, कष्ट मिटा देने वाली, आरामदायक कह सकते हैं। सो सॉफ्ट मीन्स बहुत कोमल। तो टीचर की जो आवाज़ थी बहुत कोमल थी और वो बहुत आरामदायक थी, बहुत ही कष्ट को मिटा देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड, उसको कभी नहीं पुकारा गया था, लाइक दैट माने उसकी तरह, इट, इस चीज, यह चीज, टच्ड माने छू गई, हर हर्ट मीन्स उसके हृदय को। तो यहाँ पे देखो भोली को अपने घर पे नजरअंदाज किया जाता था, और अपने घर पे भोली को उसको ज्यादा अच्छी तरीके से पुकारा नहीं जाता था। तो जो टीचर उससे जो बात कर रही है, तो उसकी जो वॉइस है वो कैसी है, बहुत सॉफ्ट है और वो सूदिंग वॉइस है, और अपने जीवन में, भोली के पूरे जीवन में उसको उस तरीके से नहीं पुकारा गया था, जिससे ये जो पुकारना था वो पुकारना उसके दिल को छू गया, यानी कि भोली को ये चीज बहुत अच्छी लगी। गेट अप सेड द टीचर, अब वो कह रही है खड़ी हो जाओ, टीचर कहती हैं। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, भोली गॉट अप। अब टीचर ये भी कह रही है इट वॉज नॉट अ कमांड, ये आदेश नहीं है, बट लेकिन जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये एक मित्रवत सुझाव है। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो जाती है। तो जो टीचर हैं उससे कहती हैं खड़ी हो जाओ, लेकिन वो कह रही हैं कि ये जो इट वॉज नॉट अ कमांड, ये जो अध्यापक ने कहा था ये कोई आदेश नहीं था, बल्कि एक मित्रवत सलाह थी। और भोली क्या करती है, खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ मुझे। कौन कह रही है, टीचर कह रही है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. Bha bha bho bho, she began to stammer. अब देखिए, अब अध्यापक कह रही है टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताइए। ब्रोक आउट का मतलब फैल गया कह सकते हैं, स्वेट मीन्स पसीना, ब्रोक आउट फैल गया, ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पे। तो उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा था, उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, ठीक है, उसके पूरे शरीर पे पसीना फैल गया। वुड हर स्टेमरिंग टंग, उसकी हकलाने वाली जुबान, अगेन फिर से, डिस्करेज मीन्स अपमानित करेगी, हर मीन्स उसको, डिस्करेज, डिस्करेज मीन्स अपमानित करना। तो उसकी जो हकलाने वाली जवान थी, क्या फिर से उसको अपमानित करेगी, ये कौन सोच रही है, भोली सोच रही है। फॉर द सेक ऑफ, के का, फॉर द सेक ऑफ मीन्स होता है के खातिर, दिस काइंड वुमेन, इस दयालु औरत के। तो इस दयालु औरत के खातिर, हाउएवर, हालांकि, सी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू मेक एन एफर्ट, एक प्रयास करने का। हालांकि इस दयालु
औरत की खातिर उसने बोलने का प्रयास किया। सी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, उसकी इतनी आरामदायक वॉइस है, उसकी इतनी अच्छी वॉइस है, उसकी अध्यापक की बहुत ही सूदिंग वॉइस है, बहुत अच्छी वॉइस है उसकी, बहुत अच्छी आवाज है। सी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो ये सोच रही है कि वो उस पर नहीं हंसेगी। अब सी बिगेन टू स्टैमर, वो हकलाने लगी। अब हकलाते हुए क्या करिए, भ भ भो भो, इतना कह पा रही है वो। वेल डन वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब देखिए, जब वो हकलाना शुरू करती है, जब वो बोलना शुरू करती है भोली, द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर क्या करती हैं, उसको प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। अब क्या कह रही हैं, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे, या शाबाश शाबाश ऐसे बोल सकते हैं। कम ऑन, अच्छा मतलब जो बोल रही हो, बोलो, करो, काम करो अपना। नाउ द फुल नेम, अब वो कह रही है आप अपना पूरा नाम बोलो। अब देखो, भ भ भो भोली, एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब अंत में क्या होता है, वो कह पाई। इट वॉज भो भो सॉरी भ भ भो भोली, एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वो अपना नाम पुकार पाती है, कौन, भोली। एंड और फेल्ट रिलीव्ड, और उसको बहुत ही, रिलीव्ड का मतलब बहुत आराम सा फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एज इफ, जैसे मानो, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो, ठीक है। वहां पे उसकी टीचर उसको प्रोत्साहित कर रही हैं, और प्रोत्साहित कर रही हैं तो भोली ये भी सोच रही है कि ये एक अच्छी औरत है, तो इस अच्छी औरत के लिए मैं बोलने का प्रयास करूंगी। यहाँ पे जो टीचर थी उसको एनकरेज कर रही थी। और हमको यहाँ पे हम एक लेसन लर्न कर सकते हैं। सपोज करो, अगर कोई भी लड़का या लड़की, छोटे बच्चे होते हैं जैसे, या छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो किसी भी चीज में अगर वेल एंड गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वहां पे हमें उसको एक तरीके से डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को एनकरेज करते हैं तो वो अपने आप को, उसको सुधारने का मौका मिलता है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो वो, उसको अच्छा लगता है, तो वो अच्छे से अच्छा प्रयास करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। अगर हम उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि डिस्करेज करेंगे, हतोत्साहित करेंगे, तो वहां पे वो जैसा है वैसा ही रहेगा, और उसका जो कंडीशन है और खराब ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा कोई भी हो, सबको एनकरेज किया करो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, वेल डन बहुत अच्छे, या शाबाश, द टीचर पैटेड हर, जो अध्यापक हैं उसको थपथपाती हैं या उसको शाबाशी देती हैं, टैप टैप करती हैं उसके पीछे, अफेक्शनेटली मतलब प्रेम पूर्वक या स्नेह से, एंड सेड, और कहती हैं, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bully looked up as if to ask really. अब देखिए, भोली ने अंत में वो अपने नाम को कह पाई, और उसने ये भी महसूस किया कि ये जो उपलब्धि है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसके अध्यापक ने उसको उसकी पीठ पीछे थपथपाया, यानी कि उसको शाबाशी दी बड़े स्नेह से, और कहा वेल डन, ठीक है। और ये भी कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम हर प्रत्येक दूसरे की तरह बोल पाओगी, ठीक है। भोली लुक अप, भोली ऊपर देखती है, एज इफ मानो, टू आस्क पूछने के लिए, रियली वास्तव में। तो भोली ऊपर देखती है टीचर की ओर, वो ये पूछना चाह रही है जैसे मानो कि वास्तव में मैं बोल पाऊंगी, ठीक है। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। अब टीचर कह रही हैं यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोजाना स्कूल आओ, एवरी डे मीन्स रोजाना। विल यू कम, क्या तुम आओगी। तो भोली वो उससे कह रही हैं कि हाँ तुम बोलना सीख जाओगी। और भोली जैसे ऊपर देख रही है, और उसमें भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, तो उनके टीचर ने कहा कि आप बोलना सीख जाओगे, तो भोली बड़ी आशा से ऊपर देखती हैं, और वो उसकी देखने का जो देखने का तरीका है उसमें ये झलक रहा है कि वो पूछना चाह रही हो कि वास्तव में मैं बोलना सीख जाऊंगी। तो वो टीचर भी समझ जाती हैं उसके देखने को। तो टीचर कह रही है हाँ हाँ, आप बोलना सीख जाओगी, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। बस ये है कि आप रोजाना जल्दी आओ, विल यू कम, सॉरी रोजाना स्कूल आओ, विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली क्या कहती है, नोडेड का मतलब सिर हिलाना, हाँ हाँ में सिर हिलाना, मतलब सिर हिलाना इस तरीके से जैसे सामने वाले को बोल रहे हो हाँ, यस बोल रहे हो, ठीक है।
तो भोली नोडेड, भोली सिर हिलाकर हाँ कहती है। नो से इट लाउड, अब उनकी टीचर कह रही है नो नहीं, से इट लाउड, इसे बोलो, बोलो इसे लाउड, तेजी से, मतलब उसको थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो। ये यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। अब वो टीचर कह रही है कि नहीं, सिर सिर नहीं हिलाना है आपको, बल्कि इसको तेजी से बोलो, यानी कि ऊंची आवाज में बोलो। अलाउड का मतलब ऊंची आवाज में बोलना। ये यस, तो वो क्या कहती है, बोली ये यस। एंड भोली, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड, और भोली खुद ही आश्चर्यचकित हो गई, दैट की सी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो उसको बोल पाई। तो भोली ने ये यस बोला, तो भोली इस चीज को देख के आश्चर्यचकित हो गई कि वो उस चीज को बोल पा रही हैं, क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल नहीं बोलती थी, अब टीचर उसको एनकरेज कर रही है तो वो बोल पा रही है, ठीक है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को लो। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने आपको नहीं बोला था। अब उन्होंने क्या बोला था कि तुम बोल पाओगी, भोली से कहा था उन्होंने कि तुम बोल पाओगी बशर्ते आप डेली स्कूल आइए, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल भी पाती हैं, और भोली इस चीज को देख के आश्चर्यचकित हो रही है कि मैं तो इस चीज को बोल पाई। तो यहाँ पे डिडंट आई टेल यू, मैंने आपको बताया नहीं था कि आप बोल पाओगी, इस लाइन का अर्थ ये है। अब वो कह रही है नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, dog, cat, god, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters। अब देखिए, द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, और जो बुक थी फुल ऑफ मीन्स भरी हुई थी, नाइस पिक्चर्स अच्छी तस्वीरों से, और जो किताब थी उसमें अच्छी तस्वीर थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो पिक्चर्स थी, जो तस्वीरें थी वो कलर में थी, यानी कि रंगी हुई थी। और तस्वीरें क्या थी, डॉग था उसमें यानी कि कुत्ता, कैट बिल्ली, गॉट बकरी, हॉर्स घोड़ा, पैरेट तोता, टाइगर बाघ था, एंड अ काव और एक गाय थी, जस्ट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरह। एंड और विद एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ, हर तस्वीर के साथ, वॉज अ वर्ड, एक वर्ड था, एक अक्षर था, इन इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े काले अक्षरों में, ठीक है। जैसे सपोज करो उसमें जो किताब थी वो नाइस पिक्चर से भरी हुई थी, सुंदर सुंदर तस्वीरें थी उसमें, और जो तस्वीरें थी वो रंगी हुई थी, जिसमें डॉग था, कैट थी, गॉड थी, हॉर्स था, ठीक है, पैरेट था, टाइगर था, और एक गाय भी थी लक्ष्मी की तरह, ठीक है। और प्रत्येक पिक्चर पे, प्रत्येक तस्वीर पे एक शब्द था बड़े बड़े काले से अक्षरों में, यानी कि उनका नाम लिखा हुआ था। जैसे हॉर्स की तस्वीर है तो हॉर्स लिखा हुआ है, टाइगर की तस्वीर है तो टाइगर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेंस है। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, आप इस पुस्तक को पढ़ पाओगे। यू विल बी एबल, आप योग्य हो जाओगे, टू रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ने के। देन फिर आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तो फिर मैं आपको एक बड़ी किताब दूंगी। देन फिर आई स्टिल बिगर वन, और फिर एक और उससे भी बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम, आने वाले समय में, यू विल बी मोर लर्नेड, आप बहुत विद्वान हो जाओगी। देन एनी वन एल्स, किसी भी दूसरे व्यक्ति से, इन द विलेज मीन्स गाँव में। देन फिर नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर आप पे कभी कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग आपको सुनेंगे। विद रेस्पेक्ट, सम्मान से। एंड और यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, एंड फिर यू विल बी एबल टू स्पीक, तुम बोल पाओगी, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, जरा सा भी हकलाहट के बिना, तो जरा सा भी हकलाहट के बिना तुम बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, तो फिर कल वापस आना। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल आप जल्दी सुबह वापस आना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, अब देखिए, जो किताब थी वो नाइस पिक्चर्स से भरी हुई थी, और जो पिक्चर्स थी वो कलर की थी, कलर में यानी कि जो तस्वीरें थी वो रंगी हुई थी, उसमें घोड़ा भी था, बिल्ली भी थी, बकरी भी थी, और डॉग भी था, पैरट भी था, बाघ भी था, और एक गाय भी थी लक्ष्मी की तरह, ठीक है। और हर पिक्चर में उसका नाम पड़ा हुआ था बड़े बड़े काले काले अक्षरों में। अब वो टीचर उससे कह रही है एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ पाओगी, फिर क्या होगा, तुम एक फिर देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं आपको उससे भी बड़ी किताब दूंगी। फिर
मैं उससे भी बड़ी किताब दूंगी, और फिर आने वाले समय में तो बहुत विद्वान हो जाओगी। किसी भी दूसरे व्यक्ति से गांव में कोई भी आप पे कभी हंसेगा नहीं, लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, विद रेस्पेक्ट मीन सम्मान से सुनेंगे, ठीक है। यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। तुम योग्य हो जाओगे बोलने के बिना किसी हिचकिचाहट के, बिल्कुल भी हिचकिचाओगे नहीं बोलने में, बिल्कुल भी हकलाओगी नहीं बोलने में, समझी। अब ऐसा करो, आप घर जाओ और कल वापस आ जाना सुबह जल्दी। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing, and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब देखिए, भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ मानो, सडनली अचानक, ऑल द बेल, सारी घंटियां या सभी घंटियां, इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिरों में या गांव के मंदिर में, वर रिंगिंग, बज रही थी, एंड और द ट्रीज, पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, विद्यालय घर के सामने जो पेड़ थे, यानी कि विद्यालय के सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लॉसम, वो खिल गए थे, या खिल गए थे या फल दे रहे थे, एक तरीके से फलना, फूलना, खिलना, इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े लाल फूलों में। तो उसमें क्या होता है, वो इतना सब कुछ समझाती हैं कि तुम बोल पाओगी, लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे, ये वगैरह वगैरह जो भी आप ऊपर बताया गया है पैराग्राफ में। तो इस चीज़ को सुन के भोली क्या करती हैं, वो ये महसूस करती हैं अचानक, जैसे मानो मंदिर की सभी घंटियां उनके लिए बज रही हैं, और उनके स्कूल के सामने जो पेड़ हैं वो उसमें फूल खिल गए हैं लाल कलर के। हर हर्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप, और उसका जो हृदय था वो धड़क रहा था एक नई आशा के साथ, एंड अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ, ठीक है। दस द ईयर्स पास्ट, और इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार सालें बीत गईं, इस प्रकार सालों चली गईं, बीत गईं, मतलब वर्ष दर वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, जो गांव था वो एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था, बिकेम अ हाई स्कूल, वो हाई स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। देयर वर नाउ अ सिनेमा, वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी बन गया था, अंडर अ टिन शेड, एक टिन की शेड के नीचे। टिन शेड माने यहाँ पे झोंपड़ी होती है, तो एक टिन की झोंपड़ी थी, उसके नीचे वहाँ पे एक सिनेमा भी बन गया था, सिनेमा बन गया था, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक कॉटन गिनिंग मिल भी बन गई थी। कॉटन गिनिंग मिल यहाँ पे फैक्ट्री भी कह सकते हैं। तो जैसे बिनौला होता है ना, जैसे रुई होती है, तो रुई का जो भी बीज होता है, जो सीड होता है, उसको, सीड से रुई को अलग करना, या बिनौले से रुई को अलग करने को क्या कहते हैं, कॉटन गिनिंग मिल। तो वहाँ पे वो मशीन भी लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप, जो मेल ट्रेन थी, जब मालगाड़ी थी, बिगेन टू स्टॉप, रुकने लग गई थी, एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पे। वन नाइट, एक रात को, आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद, शाम का भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, देन फिर, सेल आई एक्सेप्ट बिसमर्स प्रपोजल, सेल आई एक्सेप्ट बिसमर्स प्रपोजल, क्या मैं बिसम्बर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। तो बिसम्बर ने शादी का स्वीकार दिया हो, शादी का प्रपोजल दिया होगा, प्रस्ताव दिया होगा, तो वो उसी की कह रहे हैं कि बिसम्बर का प्रपोजल मैं स्वीकार कर लूं। अब देखिए, इसी प्रकार क्या होता है, सालें गुजर जाती हैं, और वो जो गांव था वो बड़ा छोटा सा कस्बा बन गया था, और जो प्राइमरी स्कूल था, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था, वो एक हाई स्कूल बन गया था। अब वहाँ पे एक टिन शेड के नीचे, यानी कि टिन की झोंपड़ी के नीचे, एक सिनेमा भी बन गया था। वहाँ पे कॉटन गिनिंग मिल भी थी, कॉटन रुई की फैक्ट्री भी थी, या रुई को बिनौले से अलग करने वाली फैक्ट्री बन गई थी, या वहाँ पे मशीन लग गई थी। मेल ट्रेन उनके स्टेशन पे रुकने लग गई थी। एक रात को जब डिनर कर रहे थे, उसके बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या मैं बिसम्बर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, हाँ बिल्कुल, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. That's right, but he's not so young, almost the same age as I am, and he also limbs. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब देखिए,
तो उनकी पत्नी कहती है हाँ क्यों नहीं, विशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लो, विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। अब देखिए, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वेल टू डू का मतलब यहाँ पे अमीर व्यक्ति कह सकते हैं। अब वेल टू डू ब्राइड ग्रूम का मतलब एक अमीर दूल्हा। टू गेट मीन्स पाकर, सच माने ऐसा। भोली विल बी लकी, भोली भाग्यशाली होगी ऐसे दूल्हे से शादी कर कर, ऐसे अमीर दूल्हे से शादी करके या ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर भोली क्या होगी, लकी हो जाएगी, वो भाग्यशाली हो जाएगी। क्योंकि अब क्यों वो इतना अमीर क्यों है, अ बिग शॉप, उसकी एक बड़ी दुकान है, अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर है, एंड और आई हर, और वो क्या कह रही है भोली की माँ, आई हर मैंने सुनती हूँ, सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और बैंक में उसके कई हजार पड़े हुए हैं, ठीक है। मोर ओवर, और तो और, सी इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और वो किसी भी दहेज की मांग नहीं कर रहा है, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, कोई भी दहेज वगैरह वो नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, वो बहुत ठीक है, चलो ठीक है, बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, वो इतना जवान नहीं है, यू नो तुम जानती हो, ऑलमोस्ट लगभग द सेम एज एज आई एम, सेम उसी एज का है, सेम उसी उम्र का है जैसा कि मैं हूँ। एंड और ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है, लंगड़ा लंगड़ा के चलता है वो। मोर ओवर, और तो और, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली पत्नी के बच्चे हैं वो बिल्कुल क्या हो गए हैं, वो बिल्कुल बड़े हो गए हैं। तो देखो, उसकी पत्नी कह रही है कि हाँ क्यों नहीं, और भोली ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर खुश होगी, या वो लकी होगी, भाग्यशाली होगी, उसकी एक बड़ी दुकान है, उसका खुद का घर है, और उसके बैंक में कई हजार रुपए पड़े हुए हैं, और तो और वो डोरी वगैरह भी नहीं मांग रहा है, दहेज भी नहीं मांग रहा है, तो फिर ठीक है। लेकिन दैट्स राइट, लेकिन उसके पति कह रहे हैं कि वो इतना यंग नहीं है, तुम जानती है वो लगभग मेरी उम्र का है, और वो लंगड़ाता भी है, और तो और उसके जो बच्चे हैं ना उसकी पहली वाइफ के, वो बड़े भी हो गए हैं, ठीक है। So what does it matter? His wife replied, 45 or 40, sorry 45 or 50, is it no great age for a man? अब देखिए, so means तो, what does it matter, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये कहते हैं या तो क्या बात हो गई। His wife replied, उसकी पत्नी जवाब देती है, 45 और 50, 45 या 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये एक व्यक्ति के लिए, एक आदमी के लिए ज्यादा उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, दैट की ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव का है, एंड और डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो उसके पोक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है। पोक मार्क्स का मतलब होता है उसके धब्बों के बारे में भी नहीं जानता है, जो चेचक के धब्बे भोली के चेहरे पे हैं उनके बारे में भी नहीं जानता है, एंड और हर लेक ऑफ सेंस, उसकी सेंस की, यानी कि जो भी उसकी समझ है उसमें जो समझ की कमी है वो उसको भी नहीं जानता है, यानी कि वो ये भी नहीं जानता है कि भोली मूर्ख है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो सी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। मे का मतलब यहाँ पे शायद का सेंस है, शायद, सी में रिमेन, वो शायद रह जाएगी, अनमेरिड अविवाहित, ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, ठीक है। तो अब देखिए, तो वहां पे उनकी पत्नी कह रही है कि तो फिर तो क्या बात हो गई, उसकी पत्नी जवाब देती है 45 या 50 की जो उम्र होती है वो एक व्यक्ति के लिए या एक आदमी के लिए ज़्यादा नहीं होती है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है, और उसके पोक मार्क्स के बारे में भी नहीं जानता है, उसके चेहरे पे दाग हैं वो ये भी नहीं जानता है, और वो नासमझ लड़की है वो ये भी नहीं जानता है, या वो मूर्ख लड़की है वो ये भी नहीं जानता है, ठीक है। और अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो पूरे जीवन भर अविवाहित रहेगी, ठीक है। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन उसके पिताजी क्या कहना है, यस हाँ ठीक है, बट आई वंडर, लेकिन मुझे आश्चर्य है, व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी, यानी कि अगर हम उसकी शादी लंगड़े व्यक्ति से, बूढ़े व्यक्ति से करा दें तो भोली क्या कहेगी, मुझे इस चीज को लेके आश्चर्य है, मैं इस चीज को लेके आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ, या मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, व्हाट विल दैट विटलेस वन से, सी इज लाइक अ डम काउ, मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। अब देखिए, उनकी माँ कह रही है, विटलेस का मतलब यहाँ पे मूर्ख होता है, वॉट विल दैट विटलेस वन से, कि वो मूर्ख लड़की क्या कहेगी, सी इज लाइक अ डम काव, वो एक गूंगी गाय की तरह है। डम काव मतलब गूंगी गाय या भोली वाली गाय, कम बोलने वाली गाय, तो वो गूंगी गाय की तरह है।
मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। मटर्ड का मतलब बड़बड़ाना या बुदबुदाना ऐसे बोल सकते हैं। तो रामलाल बुदबुदाते हुए कहते हैं, रामलाल बड़बड़ाते हुए कहते हैं, यानी कि हल्की सी आवाज में कहते हैं। मे बी शायद, यू आर राइट कि शायद तुम सही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट। ले अवेक का मतलब ले मीन्स पड़ी हुई थी या लेटी हुई थी, अवेक मीन्स जगी हुई, ऑन हर कोट मतलब अपनी चारपाई पे। इन द अदर कॉर्नर दूसरे कोने में, ऑफ द कोर्टयार्ड आंगन के दूसरे कोने में भोली लेटी हुई थी अपनी खाट पे, अपनी एक तरीके से कह सकते हैं अपनी चारपाई पे। अवेक मीन्स वो जगी हुई थी, ठीक है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, लिसनिंग टू सुन रही थी, हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन अपने माता पिता के फुसफुसाहट वाली बातचीत को वो सुन रही थी। विस्पर्ड का मतलब वो फुसफुसा रहे थे। विस्पर का मतलब ऐसे होता है, विस्पर हम फुसफुसाते हुए बोलते हैं। जैसे अगर मैं किसी के कान पे बोलूं या मैं इतनी धीमी आवाज में बोलूं कि कोई तीसरा व्यक्ति सुन ना पाए, ठीक है, तो उसको विस्परिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। ग्रोसर यहाँ पे पंसारी बोल सकते हैं या बनिया बोल सकते हैं। अब वेल टू डू मीन्स एक अमीर, विशंबरनाथ एक अमीर बनिया है, या विशंबरनाथ एक अमीर व्यापारी है या पंसारी है, सॉरी, वैसे ग्रोसर मीन्स पंसारी होता है। ही केम ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। ही केम विद अ बिग पार्टी, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ आया। तो पार्टी में कौन कौन थे? ऑफ फ्रेंड्स, उसके मित्र थे, एंड रिलेशंस और रिश्तेदार थे, विद हिम उसके साथ, फॉर द वेडिंग शादी के लिए। तो विशंबरनाथ एक बहुत अमीर पंसारी है, वो एक बहुत बड़ी पार्टी लेके आया था, जिस पार्टी में उसके मित्र थे, उसके रिश्तेदार थे। वेडिंग मीन शादी के लिए, फॉर द वेडिंग मीन शादी के लिए। अब ब्रास बैंड का मतलब एक पीतल का बैंड होता है बजाने वाला। अब ब्रास बैंड प्लेइंग बजा रहा था, मतलब एक पीतल का बैंड जो है, जो बैंड बजा रहा था। अ पॉपुलर टून, एक लोकप्रिय टून बजा रहा था, लोकप्रिय गाना बजा रहा था, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय फिल्म से। ही डेड आगे की जा रहे थे, ही डेड मीन्स जो आगे कर रहा था। द प्रोसेस द प्रोसेशन, प्रोसेशन मीन्स बारात को। तो ऐसे कह सकते हैं, एक जो ब्रास बैंड था, ब्रास बैंड में एक बहुत ही पॉपुलर टून बज रही थी, बहुत ही पॉपुलर गाना बज रहा था एक इंडियन फिल्म का, और ये बजाते हुए पूरी बारात को वो आगे ले जा रहा था, या बारात आगे जा रही थी, ठीक है। विद द ब्राइड ग्रूम, किसके साथ जा रही थी बारात? ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हे के साथ। राइडिंग मीन्स जो सवारी करे हुए था, जो सवार था। अ डेकोरेटेड हॉर्स, जो एक सजे हुए घोड़े पे सवारी करे हुए थे, सवारी करे हुए था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, रामलाल बहुत खुश था, टू सी मीन्स देखकर, सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतनी शानो शौकत को देखकर, ठीक है। तो रामलाल इतनी शानो शौकत को देखकर, हंसी हुल्लाट को देखकर, मतलब इतना सब कुछ हो रहा था, उस चीज को देखकर वो बहुत खुश था। ओवरजॉयड का मतलब वो अत्यधिक आनंद था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी भी सपना नहीं देखा था, दैट की हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी, वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की जो बड़ी बहन थी, हु जो हैड कम आई हुई थी, फॉर द ओकेशन उस पार्टी में, उस अवसर में, वर इनवाइस ऑफ हर लव, उसके भाग्य से वो जल रही थी, ठीक है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." When the auspicious moment, जब auspicious का मतलब शुभ घड़ी, जब शुभ घड़ी आ गई, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लेके आओ, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, जो विशंबरनाथ है वो बहुत अमीर पंसारी है। वो पार्टी में, वो एक पार्टी के साथ आता है, जिस पार्टी में फ्रेंड्स थे और रिलेशंस वाले थे, रिलेटिव्स थे उसके शादी के लिए। और वहाँ पे एक ब्रास बैंड बज रहा था, जिसमें एक भारतीय फिल्म का एक प्रसिद्ध गाना या प्रसिद्ध स्वर बज रहा था उसमें। और वो चीज़ क्या कर रही थी, उस बारात को आगे की ओर बढ़ाती हुई आ रही थी। उस बारात में दूल्हा भी था, जो एक सजे हुए घोड़े पे राइड कर रहा था, सवारी कर रहा था या बैठा हुआ था। रामलाल बहुत खुश थे, इतने पॉम्प एंड स्प्लेंडर को देख के, इतनी शानो शौकत को देख के, ठीक है। उन्होंने कभी भी ये सपना नहीं देखा था कि उनकी चौथी बेटी की शादी इतने शानो शौकत से होगी। उनकी चौथी बेटी की शादी
इतनी इतनी मतलब शानदार शादी होगी उनकी चौथी बेटी की। और जो भोली की बड़ी बहन थी जो शादी में आई थी, उस अवसर में आई थी, उस मौके पे जो आई थी, वो क्या कर रही थी, उसके भाग्य से चल रही थी। जब शुभ घड़ी आ जाती है तो पंडित जी कहते हैं या पुजारी कहते हैं कि दुल्हन को लेके आओ। ठीक है। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. भोली, भोली मीन्स भोली, क्लैड मीन्स पहने हुए, इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल मीन्स दुल्हन की, ड्रेस मीन्स पोशाक या ड्रेस, रेड मीन्स लाल। तो भोली लाल कलर की लाल कलर की रेशमी और दुल्हन की ड्रेस पहने हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, वो कहाँ पे आ जाती हैं, उनको लाया जाता है जब वो आ जाती हैं दुल्हन के स्थान पे, नियर द सेक्रेड फायर, पवित्र आग के पास वो आ जाती हैं। गारलैंड द ब्राइड, अब वो गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, प्रॉम्प्टेड का मतलब उकसाना या उत्तेजित करना कह सकते हैं। गारलैंड द ब्राइड, गारलैंड मीन्स माला पहनाओ, द ब्राइड मीन्स दुल्हन को माला पहनाओ। वन मीन्स एक, ऑफ मीन्स में से, हिज फ्रेंड्स माने उसके मित्र, तो उसके मित्रों में से कोई एक, प्रॉम्प्टेड मीन्स उकसाता है, विशंबरनाथ मीन्स विशंबरनाथ को। तो उसका मित्र, उसके वहां पे बहुत सारे मित्र थे और उन मित्रों में से कोई एक विशंबरनाथ से कहता है या विशंबरनाथ को प्रेरित करता है या उकसाता है और वो कहता है कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, द ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, लिफ्टेड मीन्स उठाता है, द गार्लैंड मीन्स माला को, ऑफ येलो मैरीगोल्ड, पीले गेंदों के फूलों की। तो पीले जो गेंदे के फूल होते हैं उसकी मालाओं को वो उठाता है। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अ वुमेन मीन्स एक औरत, स्लिप्ड मीन्स खिसका देती है, बैक मीन्स पीछे, द सिल्कन वेल एक उस रेशमी घूंघट को, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस दुल्हन के चेहरे से। तो वहां पे एक औरत थी, दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को वो पीछे खिसका देती हैं, यानी कि उसके चेहरे पे से घूंघट को हटा देती हैं। बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लांस, बिसम्बर जल्दी से देखता है। द गार्लैंड रिमेंड पोइस्ड इन हिज हैंड्स, पोइस्ड का मतलब संतुलित हो जाना, वहीं पे रह जाना, ठहर जाना। द गार्लैंड उसके ही हाथों में ठहर गई, थम गई, वहीं की वहीं रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, द ब्राइड मीन्स दुल्हन ने, स्लोली मीन्स धीरे से, पुल डाउन नीचे खींच लिया, द वेल मीन्स घूंघट को, ओवर हर फेस अपने चेहरे पर। तो दुल्हन ने उस घूंघट को धीरे से अपने चेहरे पर क्या कर लिया, उसको अपने चेहरे को ढक लिया। अब देखिए भोली लाल कलर की और रेशमी दुल्हन की साड़ी पहने हुई थी, दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस पहनी हुई थी, उसको कहाँ पे लाया जाता है, एक दुल्हन के स्थान पे लाया जाता है, या वो दुल्हन के स्थान पे आ जाती है पवित्र आग के पास। और विशंबरनाथ का कोई मित्र होता है वहां पे, वो विशंबरनाथ को उकसाते हुए कहता है कि दुल्हन को माला पहनाओ। दूल्हा उस पीले गेंदों के फूलों की माला को उठाता है और एक औरत थी वहां पे जो दुल्हन के चेहरे से उसके घूंघट को हटाती हैं, रेशमी घूंघट को हटाती हैं। विशंबरनाथ जल्दी से देखता है और जो माला थी उसके हाथ में वहीं की वहीं रह जाती है। ठीक है। और जो क्या कहते हैं उससे, दुल्हन थी, दुल्हन अपने चेहरे को ढक लेती हैं, पुल डाउन कर लेती हैं, अपने घूंघट को नीचे ढक लेती हैं धीरे से। अब क्या होता है, हैव यू सीन हर, सेड विशंबरनाथ टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, हैव यू सीन हर, क्या आपने उसको देखा, सेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ ने कहा, टू द फ्रेंड एक मित्र से, उस मित्र से कहा, नेक्स्ट टू हिम जो उसके पास था, जो उसके बगल में था, जो उसके पास था, उस मित्र से विशंबरनाथ से कहा कि क्या आपने उसको देखा। सी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके तो पोक मार्क्स हैं उसके चेहरे पे, यानी कि उसके चेहरे पे तो चेचक के निशान हैं। सो वॉट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग ईदर, तुम भी तो जवान नहीं हो, मे बी शायद, बट लेकिन, इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है। देखो वहां पे वो कह रहे हैं कि क्या, विशंबरनाथ अपने एक मित्र से कहते हैं, जो मित्र उसके बगल में खड़े हुए थे, और उससे कहते हैं कि क्या तुमने उसको देखा, उसके चेहरे पर तो चेचक के निशान हैं। तो उसके मित्र कहते हैं तो क्या हुआ, तुम भी तो मतलब तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी हो सकता है कि मैं जवान नहीं हूँ, मे बी का मतलब शायद हो सकता है कि मैं जवान नहीं हूँ, बट लेकिन इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मुझे उससे शादी करनी है,
हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। बिसम्बर लाल वेंट एंड प्लेस्ड हर टब ऑन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट। बिसम्बर लाल जाते हैं एंड और प्लेस्ड रख देते हैं हर टवन अपनी पगड़ी को, पगड़ी क्या होती है, हिज ऑनर उसका सम्मान, कहाँ रख देते हैं, एट बिसम्बर्स फीट बिसम्बर के कदमों में। तो बिसम्बर नाथ जाते हैं और अपनी पगड़ी अपने सम्मान को रामलाल जाते हैं और अपनी पगड़ी को अपने सम्मान को बिसम्बर के पैरों में रख देते हैं। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे आप इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी विल गो बैक, अन्यथा हम चले जाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे या वरना हम चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रख लो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, तो अब कौन कह रहा है, रामलाल कह रहा है बी ए लिटिल कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब विचारवान, थोड़ा विचार करिए, थोड़ा विचारवान हो जाइए, ठीक है। प्लीज, कृपया करके। इफ यू गो बैक, अगर आप चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, आई कैन नेवर शो, मैं कभी भी नहीं दिखा पाऊंगा, माई फेस अपना चेहरा, इन द विलेज मीन्स गाँव में। देन फिर आउट विद द 5000, फिर आउट मीन्स बाहर, विद द 5000 5000 के साथ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, टीयर्स मीन्स आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन नीचे की ओर बह रहे थे, हिज फेस उसके चेहरे पे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपनड द शेफ, तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिनते हुए बाहर निकाला। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, द बंडल मीन्स नोटों की गड्डी को, एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, दूल्हे के कदमों में। अब देखिए क्या होता है, तो वो कहता है, अब बिसम्बर नाथ अपने एक मित्र से कहता है जो उसकी बगल में खड़ा हुआ था, कि आपने उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे पे तो चेचक के दाग हैं। तो उसका मित्र कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो सकता है मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पिताजी को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी को, अपने सम्मान को बिसम्बर के कदमों में रख देता है, और वो कहता है कि मुझे इतना अपमानित मत करो, आप 2000 रुपये ले लीजिए। तो यहाँ पे बिसम्बर कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो 5000 रुपये चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को आप रख लीजिए। तो अब यहाँ पे कौन कह रहे हैं, यहाँ पे रामलाल कह रहे हैं थोड़ा विचार करिए कृपया करके, अगर आप वापस चले जाओगे तो मैं अपना चेहरा गांव में कभी दिखा नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करता है, 5000 सोचते हुए क्या करता है, 5000 उसके माइंड में होते हैं, वो 5000 को सोचते हुए, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, आंखों के आंसू उसके चेहरे तक आ रहे होते हैं। रामलाल अंदर जाता है और अपनी तिजोरी को खोलता है, नोटों को गिनता है, और वो उस नोटों की गड्डी को, उस नोटों के बंडल को दूल्हे के कदमों में रख देता है। On Bisambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. On Bisambar's greedy face, on means पर, Bisambar's means बिसम्बर के, greedy means लालची, face means चेहरा। तो बिसम्बर के लालची चेहरे पे appeared means झलकती है या दिखती है, a triumphant smile, एक विजयी मुस्कुराहट, ठीक है। तो बिसम्बर के चेहरे पे, बिसम्बर के लालची चेहरे पे एक जीत की मुस्कुराहट दिखती है। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जुआ खेला था, एंड वोन, और वो जीत गया था। गिव मी द गारलैंड, ही अनाउंस्ड, वो घोषणा करता है, गिव मी द गारलैंड, मुझे माला दे दीजिए। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल वॉज लिफ्ट बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, शी वॉज looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब देखिए, वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल मीन्स घूंघट, वॉज स्लेप्ट बैक, पीछे खिसकाया गया, फ्रॉम ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। तो एक बार फिर घूंघट को दुल्हन के चेहरे से पीछे खिसकाया गया, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, तो उसकी जो आंखें थी अब झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर की ओर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो स्ट्रेट मीन सीधे होता है, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड का मतलब होने वाला पति, तो वो अब सीधे अपने होने वाले पति की तरफ देख रही थी।
एंड और इन हर आइज उसकी आंखों में देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, तो उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना घृणा थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल ठंडी घृणा थी। कंटेम्प्ट माने घृणा होती है, तिरस्कार होता है, ठीक है। तो उसकी आंखों में केवल ठंडी घृणा थी, ना कि उसकी आंखों में कोई गुस्सा था, ना उसकी आंखों में कोई हेट थी। हेट माने भी घृणा होती है, और कंटेम्प्ट माने घृणा या तिरस्कार कह सकते हैं। बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड ब्राइड्स नेक। बिसम्बर मीन्स बिसम्बर ने, रेज्ड माने उठाया, द गार्लैंड मीन्स माला को, टू प्लेस मीन्स रखने के लिए, इट इसको, अराउंड ब्राइड्स नेक दुल्हन की गर्दन में। तो बिसम्बर क्या करते हैं, उस माला को उठाते हैं उस दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए। बट लेकिन बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाता, बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. अब भोलीज हैंड स्ट्रक आउट, स्ट्रक आउट का मतलब एक तरीके से यहाँ पे प्रहार करना होता है। भोली के हाथ ने प्रहार किया, लाइक मीन्स की तरह, स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, तो बिजली की लकीर की तरह, बिजली के एक प्रकाश की तरह उसके हाथ ने, या ऐसे कह सकते हैं भोली को बहुत गुस्सा आ गया, तो भोली का जो हाथ था एक बिजली के प्रकाश की तरह ऐसे आगे की ओर किया, उसने ऐसे प्रहार किया। एंड और द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला थी वो किस में उछल गई, फायर में उछल के गिर गई। फ्लंग मीन्स उछलना होता है, तो जो माला थी वो आग में उछल के गिर गई। सी गॉट अप, वो खड़ी हो जाती है, एंड और थ्रू अवे द वेल, और वो घूंघट को फेंक देती है। तो देखिए बिशंबर नाथ अब माला को लेता है और वो दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए लेता है उस माला को, और इससे पहले कि वो माला को डाल पाता, भोली का हाथ भोली का हाथ प्रहार करता है एक बिजली की लकीर की भांति, और माला क्या करती है, और माला को उछला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है उस आग में। भोली खड़ी हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है और अपने घूंघट को फेंक देती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, पिताजी सेड भोली, भोली कहती है, इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एक स्पष्ट ऊंची आवाज में। एंड और हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी सेड भोली, भोली ने कहा पिताजी, एक स्पष्ट और तेज आवाज में। एंड और हर फादर, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई और उसके रिश्तेदार, एंड नेबर्स, और उसके पड़ोसी, वर स्टार्टल्ड, वो सभी चौंक गए, टू हियर मीन सुनकर, हर स्पीक, उसके बोलने को, तो उसके बोलने को देखकर वो चौंक गए। विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, वो जरा सा भी हकला भी नहीं रही थी, ठीक है। पिताजी, अब वो कहती है पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे को वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो भोली क्या करती है, एक बार फिर से देख लेते हैं, दोबारा देख लो। बिशंबर के लालची चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, जो मुस्कान थी वो ट्रायम्फेंट स्माइल थी, यानी कि जीत की मुस्कान थी। उसने जुआ खेला था और वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड, मुझे गार्लैंड दीजिए, मुझे माला दीजिए, वो घोषणा करता है। एक बार फिर घूंघट को दुल्हन के चेहरे से हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी, वो ऊपर सीधे अपने होने वाली पति की ओर देख रही थी, और उसकी आंखों में ना तो घृणा थी और ना ही गुस्सा था, ठीक है। केवल उसमें उसकी आंखों में एक ठंडा तिरस्कार था। बिशंबर ने माला को उठाया, अपनी माला को उठाया दुल्हन के गले में डालने के लिए, लेकिन इससे पहले वो दुल्हन के गले में माला को डाल पाता, भोली का हाथ प्रहार करता है एक बिजली की लकीर की भांति, और जो माला थी उसको फेंक दिया गया था, किसमें, या उछाल दिया गया था, आग में फेंक दिया गया था, या आग में उछाल दिया गया था। वो खड़ी होती है और वो घूंघट को फेंक देती है, और वो कहती है पिताजी, और पिताजी कहती है, तो वो जो आवाज़ थी उसकी क्लियर एंड लाउड वॉइस थी, मतलब स्पष्ट और तेज आवाज़ थी। उसके पिताजी, माता, उसके भाई बहन और उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी, वो उसको बोलते हुए देखकर चौंक गए, या बोलते हुए सुनकर चौंक गए। वो जरा सा भी हकला नहीं रही थी, और वो कह रही थी पिताजी अपना पैसा वापस ले लो, और मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आदमी हैं, ये कौन है, ये है हमारा बिशंबर नाथ, और ये भोली हैं, ठीक है। और ये सीक्रेट फायर है, पवित्र आग है, यहाँ पे ये माला वगैरह को फेंक देती है। यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है।
रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल हक्का बक्का रह गया, रामलाल चौंक गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, तो जो मेहमान थे वो फुसफुसाने लगे, एक दूसरे से मन ही मन बात करने लगे। सो सेमलेस, सो अगली, सो एंड सो सेमलेस। अब वो क्या कह रहे थे, बहुत ही बेशरम लड़की है, बहुत ही बदसूरत लड़की है और बहुत ही बेशरम लड़की है। तो वो सभी यही चीज फुसफुसा रहे थे, यही सी चीज को एक दूसरे में मन ही मन कह रहे थे। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल चिल्लाते हुए कहते हैं कि भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। अब देखो, यू वांट टू डिस्ग्रेस, क्या आप अपमानित करना चाह रही हो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत के लिए, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। रिगार्ड माने वैसे देखना भी होता है, और रिगार्ड माने सम्मान भी कह सकते हैं। तो हमारी इज्जत का कुछ तो सम्मान रखो, या फिर हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो, ठीक है? आप अपनी फैमिली को, आप अपने परिवार को अपमानित करना चाह रही हो। सेड भोली, भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी ही इज्जत के खातिर, आई वॉज विलिंग, मैं इच्छुक थी या मैं रेडी हो गई थी, टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से, बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। अब देखिए, वो ये कह रही है कि हाँ, आपकी इज्जत के खातिर ही भोली कहती है कि मैं इस व्यक्ति से शादी करने के लिए इच्छुक हो गई थी, जो लंगड़ा भी है और बूढ़ा भी है, लेकिन अब मैं इस मतलबी आदमी से शादी नहीं करूंगी, जो मीन मीन्स मतलबी है, ग्रीडी मीन्स लालची है, एंड कंटेम्प्टेबल और घृणित, कावर्ड और घृणित कायर है, एज माई हस्बैंड, मेरे पति के रूप में। यानी कि जो मेरा पति बनने को जा रहा है, ये बहुत मतलबी, लालची और घृणित कायर है। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, ठीक है? अब क्या होता है, What a shameless girl, we all thought. She was a harmless dumb cow. अब वो सभी लोग जहाँ पे खड़े हुए थे, वो क्या कहते हैं, What a shameless girl, कितनी बेशरम लड़की है। We all thought, हम सभी ने तो सोचा था। She was a harmless dumb cow, harmless का मतलब एक ऐसा, harmless मतलब हानि रहित, तो हमने तो सोचा था वो हानि रहित गूंगी गाय है, यानी कि निर्दोष गूंगी गाय है, हमने तो ये सोचा था। भोली टर्न, भोली मुड़ी, वायलेंटली मीन्स तेजी से या हिंसात्मक रूप से वो मुड़ती है, ऑन द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की ओर। यस आंटी, हाँ चाची या हाँ आंटी। यू आर राइट, आप सही हो। यू ऑल थॉट, आप सभी ने सोचा था। आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, कि मैं एक बहुत ही मूर्ख का गाय हूँ। दैट्स वाई, इसीलिए, यू वॉन्ट टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, दैट्स वाई, इसीलिए, यू वांटेड, तुम चाहते थे, टू हैंड मी ओवर, मुझे सौंपना, दिस हार्टलेस क्रिएचर, इस दिल रहित प्राणी को, यानी कि इस निर्दयी प्राणी को तुम मुझे सौंपना चाह रहे थे, क्योंकि आपने ये सोचा था कि मैं मूर्ख हूँ, ठीक है? बट लेकिन नाउ, अब, द डम काउ, गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ, विशंबरनाथ, द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ, जो ग्रोसर मीन्स बनिया था, जो पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक, वो वापस जाने लगा, विद हिज पार्टी, अपनी पार्टी के साथ, अपनी बारात के साथ वो वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन thought this was the end of the ceremony and struck up a closing sound, और जो बैंड्समैन थे, यानी कि जो व्यक्ति जो बैंड बजा रहे थे वहाँ पे, जो भी साउंड वगैरह प्रोड्यूस कर रहे थे, जो भी गाना वगैरह बजा रहे थे, वो सभी कंफ्यूज्ड थे, भ्रमित थे। वो सोचते हैं कि ये तो समारोह का अंत हो गया, और वो एक क्लोजिंग साउंड वहाँ पे बजाते हैं, यानी कि अंतिम ध्वनि को वो बजाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, और रामलाल जड़वत खड़ा रह गया। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, हिज हेड, उसका सिर, बोर्ड झुका हुआ था, लो मीन्स नीचे की ओर, विद वेट मीन्स बाहर से, ग्रीफ मीन्स दुख के, एंड शेम मीन्स शर्म के। तो शर्म और दुख के बाहर से उसका सिर झुका हुआ था, वो जमीन में जड़वत खड़ा रह गया। द फ्लेम्स मीन्स लॉ ऑफ द सेक्रेड फायर, पवित्र आग की, पवित्र आग की जो लॉ थी, स्लोली डाइड डाउन, वो मतलब बुझ गई, धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था।
रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, बट लेकिन व्हाट अबाउट यू, अब तुम, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या, या तेरे बारे में क्या, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, व्हाट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे, एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, सुलेखा ने कहा एक आवाज में जो आवाज शांत थी और स्थिर थी, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करिए पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, एंड मदर, और माँ की सेवा करूंगी, एंड और आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इज दैट राइट मैडम, क्या ये मैडम सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोली कि मैडम जिस जिस मैडम ने वो बोली पढ़ाई होंगी वो वहीं पे बैठी हुई हैं। द टीचर हैड ऑल अलोंग द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, जो टीचर थी वो स्टूड खड़ी हुई थी साथ में किसी कोने में, वॉचिंग द ड्रामा, वो उस नाटक को देख रही थी। यस बोली, हाँ क्यों नहीं बोली, हाँ बोली आप पढ़ा सकती है, ऑफकोर्स वास्तव में आप पढ़ा सकती हो, सी रिप्लाइड, वो जवाब देती हैं, एंड और इन हर स्माइलिंग आईज, और अपनी मुस्कुराती हुई आंखों में, वॉज द लाइट ऑफ अ डीप कंटेम्प्ट। अब एंड से जो भी लाइन है वो मैडम के ऊपर ही है, मैडम ही कह रही हैं, एंड और इन हर स्माइलिंग आईज, अपनी मुस्कुराती हुई आंखों में, वॉज माने थी, द लाइट मीन्स प्रकाश था, ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन, एक गहरी संतुष्टि का, सेटिस्फेक्शन मीन संतुष्टि, तो गहरी संतुष्टि का प्रकाश था उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में, दैट की एन आर्टिस्ट फील, कि कलाकार महसूस करता है, when means जब, the contemplating the completion of a masterpiece, masterpiece क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे उत्कृष्ट रचना कह सकते हैं, completion मीन समापन, और contemplating का मतलब हो गया विचारना, विचार करना, जैसे इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक आर्टिस्ट, एक रचनाकार, या एक रचनाकर्ता, या एक कलाकार कह सकते हैं, एक कलाकार महसूस करता है अपने उत्कृष्ट कार्य को, अपने उत्कृष्ट कार्य के समापन पे विचार करते समय वो महसूस करता है। जैसे सपोज करो, इस पूरी लाइन का मतलब ये, एन आर्टिस्ट फील व्हेन कॉन्टेम्प्लेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, जैसे सपोज करो कोई भी आर्टिस्ट होता है, तो आर्टिस्ट का क्या काम क्या होता है, मास्टरपीस प्रोड्यूस करना, यानी कि मास्टरपीस का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई भी सिंगर होता है, तो वो कोई सॉन्ग क्रिएट करता है, तो वो जो सॉन्ग क्रिएट करा ना, वो उसका मास्टरपीस हो गया, वो उसकी एक उत्कृष्ट रचना हो गई, उसने एक बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। तो जब भी कोई सिंगर वगैरह तो एक गाना बनाने जा रहा है, जब वो उसका गाना वो समाप्त हो जाएगा, जब वो उस गाने को कंप्लीट कर देगा, तो फिर वो उसके बारे में विचार करेगा, तो वो क्या महसूस करेगा, वो ये महसूस करेगा डीप सेटिस्फैक्शन की एक लाइट महसूस करेगा अपनी मुस्कुराती हुई आंखों में। यानी कि अगर कोई भी उस सिंगर वगैरह अपने गाने को एक तरीके से कंप्लीट कर लेता है, तो उसको बहुत अच्छा, उसके बारे में सोच के बहुत अच्छा फील होगा। वैसे ही यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, यहाँ पे वो मैडम है, तो मैडम क्या करती हैं, उन्होंने भोली को बहुत ही मेहनत से समझाया था, पढ़ाया था, लिखाया था, तो उनकी मेहनत जो टीचर थी उन्होंने भोली पे करी थी, ठीक है, वो उनका मास्टरपीस था। तो जो मास्टरपीस का जो कंप्लीशन था, वो वहाँ पे उसके बारे में वो विचार कर रही हैं, ठीक है। तो यही सेंस है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रामलाल हक्का बक्का रह गया और सभी मेहमान फुसफुसा रहे थे, और वो फुसफुसा रहे थे मतलब आपस में बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कितनी बेशरम लड़की है, कितनी बदसूरत लड़की है, और कितनी बेशरम लड़की है। और भोली के रामलाल चिल्लाते कहते हैं कि भोली तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी फैमिली को डिस्ग्रेस करना चाहती हो, तुम अपनी फैमिली को अपमानित करना चाहती हो, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। तो भोली कह रही हैं कि आपकी इज्जत की खातिर तो मैं इस लंगड़े और बूढ़े व्यक्ति से शादी करने वाली थी, लेकिन मैं अब ऐसे मतलबी, लालची और घृणित कायर से अपने हस्बैंड के रूप में मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब वहाँ पे सभी लोग सोचते हैं और वो कहते हैं कितनी बेशरम लड़की है, हमने तो ये सोचा था कि ये निर्दोष गूंगी गाय है, या हार्मलेस गूंगी गाय है, यानी कि हानि रहित गूंगी गाय है। भोली हिंसात्मक रूप से या बहुत तेजी से उस बूढ़ी औरत की तो मुड़ती है और वो कह रही है, हाँ आंटी तुमने सोचा था, और
You all thought I was a dumb cow driven, I was a dumb driven cow, कि मैं एक बहुत ही मूर्ख मूर्ख या भोली वाली गाय हूँ, इसीलिए तुम मुझे इस हार्टलेस का मतलब यहाँ पे दिल रहित या फिर इस निर्दयी प्राणी को आप मुझे सौंपने वाली थी, लेकिन अब गूंगी गाय और हकलाने वाली मूर्ख बोल रही है, क्या तुम और सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ जो ग्रोसर है वो अपनी पार्टी को लेकर वापस जाते हैं और वहां पे जो बैंड बजाने वाले थे वो भ्रमित थे और वो ये सोचते हैं कि जो शेयर मनी है उसका अंत हो गया है। फिर वो एक क्लोजिंग साउंड वहां पे बजाते हैं। रामलाल वहीं पे जड़वत खड़ा रह जाता है, उसका सिर झुका हुआ होता है शर्म के और दुख के भार से, ठीक है। और पवित्र आग धीरे धीरे, पवित्र आग की जो लौ है वो धीरे धीरे बुझ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था और रामलाल भोले की ओर मुड़ता है और वो कहता है कि हम तुम्हारा क्या करेंगे, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे, नो वन विल एवर मैरी यू, व्हाट अबाउट यू, आपका क्या होगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे, ठीक है। तो सुलेखा कह रही है एक आवाज में, और जो आवाज थी शांत थी और स्थिर थी, पिताजी आप चिंता मत करिए, आपकी जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं तुम्हारी और मम्मी की उनको सर्व करूंगी, उनकी सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने इतना सब कुछ सीखा है। क्या ये सही नहीं है मैडम? तो मैडम वहीं पे खड़ी हुई थी एक कोने में, वो ये सभी ड्रामा को देख रही थी। और हाँ भोली, वास्तव में तुम ये सब कर सकती हो जो तुम कह रही हो। और वो जवाब देती हैं और वो मुस्कुराती हैं और वो एक डीप सेटिस्फेक्शन की लाइट होती है, यानी कि उनकी गहरी संतुष्टि का एक प्रकाश होता है उनकी आंखों में। और एक रचनात्मक कर्ता, यानी कि जो भी कलाकार होता है, जब वो फील करता है, जब भी कोई उसने मास्टरपीस किया होगा उसके कंप्लीशन में वो विचार करता है ना, तो वो भी वहाँ पे विचार कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने जो भी काम किया था उनकी मैडम ने, वो काम उनका कंप्लीट हो गया है, तो वो उसी पे विचार कर रही है कि मैंने इस गूंगी सी लड़की को, बदसूरत सी लड़की को इतना पढ़ाया, मैंने इस पे इतनी मेहनत करी, तो मेरी मेहनत यहाँ पे रंग लेके आई है। इसका सेंस ये है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। फॉर एनी डाउट वॉच इट ऑन रिपीट, इवन देन you are confused, let me know in the comment section. Enough for today. See you in the next video lecture.